तो आज हम एक राजनीतिक अभियान की अंदरूनी कहानी देखेंगे। इसे समझने के लिए हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक असली रणनीतिक दस्तावेज का इस्तेमाल करेंगे। ये एक तरह से किसी भी चुनाव के दिल और दिमाग को समझने जैसा है। हमारा ये विश्लेषण उत्तराखंड के पौड़ी पर आधारित है। पहाड़ों की राजनीति अपनी चुनौतियों और अपनी खासियतों के लिए जानी जाती है, और पौड़ी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि आज के दौर में चुनावी रणनीति कैसे बनाई जाती है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर एक चुनाव जीता कैसे जाता है या हारा कैसे जाता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपने इस विश्लेषण में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले पौड़ी के सियासी मैदान को समझेंगे, फिर पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डालेंगे, उसके बाद जमीन से उठ रही आवाजों को सुनेंगे, फिर रणनीति की ताकत और कमजोरी का जायजा लेंगे, और आखिर में उस 90 दिन के एक्शन प्लान को देखेंगे। तो पहला पड़ाव, पौड़ी का राजनीतिक रण क्षेत्र। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले मैदान को समझना बेहद जरूरी होता है। पौड़ी एक स्विंग सीट है। इसका मतलब यह है कि ये सीट किसी की जागीर नहीं है। यहाँ का वोटर कभी इस पार्टी को तो कभी उस पार्टी को मौका देता है। और क्योंकि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो यहाँ समुदाय से जुड़े मुद्दे, उनका सम्मान और उनकी हिस्सेदारी चुनाव की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि पिछले 20 सालों में पौड़ी के जनादेश ने हमें क्या कहानी सुनाई है। ये टाइमलाइन देखिए, यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। सत्ता बदलती रही है, लेकिन 2012 के बाद एक अहम मोड़ आया जब बीजेपी ने लगातार 2 बार यहां से जीत दर्ज की। ये एक बड़े बदलाव का संकेत था। अब इन नंबर्स को और ध्यान से देखिए। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 40% के आसपास ही टिका रहा है, लेकिन बीजेपी के कॉलम में कहानी कुछ और ही है। 2012 के बाद उनका वोट शेयर तेजी से ऊपर गया। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। और ये है वो नंबर जो पूरी कहानी को पलट देता है। सिर्फ 5 साल में 2012 से 2017 के बीच बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 20% का उछाल। सवाल ये उठता है कि ये वोट आखिर आया कहां से और क्यों? इसने पौड़ी के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक और आंकड़ा जो ध्यान खींचता है वो है मतदान का प्रतिशत, महज 52%। इसका मतलब है कि लगभग 48% वोटर या तो उदासीन हैं या शायद रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर चले गए हैं। किसी भी रणनीतिकार के लिए ये एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। जब लोग बड़ी संख्या में वोट नहीं डालते तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम में उनकी आस्था कम हो रही है। हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक के सम्मान और उसकी आवाज पर टिकी है। सूचित और जिम्मेदार संवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव तो लोग लड़ते हैं और लोग ही जिताते हैं। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं। सुनते हैं कि पौड़ी के पहाड़ों से आवाज क्या आ रही है, वोटरों के असली मुद्दे क्या हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक हर तबके की अपनी चिंताएं हैं। दलित समुदाय के लिए सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ऊपर है। ओबीसी समाज रोजगार की कमी से जूझ रहा है। सामान्य वर्ग को खराब सड़कें और खेती के कम दाम परेशान करते हैं। और महिलाएं और युवा, उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और सुरक्षा। और देखिए, इस दस्तावेज की ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये सिर्फ सुविधाओं या योजनाओं की लड़ाई नहीं है, ये आत्मसम्मान की, सामाजिक सम्मान की लड़ाई भी है। और ये भावना चुनाव में एक बहुत शक्तिशाली ताकत बन सकती है। तो अगर हम इन सभी आवाजों को एक साथ मिला दें तो 3 शब्द उभर कर सामने आते हैं जो पौड़ी के लोगों की उम्मीदों का सार हैं: सम्मान, बेहतर रोजी रोटी और अपने बच्चों के लिए बेहतर मौके। ठीक है, जमीनी हकीकत समझ ली, लोगों की आवाज सुन ली। अब देखते हैं कि एक अभियान इन सब जानकारियों के आधार पर कागज पर अपनी रणनीति कैसे बनाता है। ये एक क्लासिक स्वॉट विश्लेषण है, यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। इस दस्तावेज के हिसाब से कांग्रेस की ताकत है उम्मीदवार का स्थानीय होना, लेकिन कमजोरी है जमीन पर संगठन का ढीला पड़ना। मौका है सरकार के खिलाफ नाराजगी, तो खतरा है बीजेपी की गांव में मजबूत पकड़। तो यहां मुकाबला साफ है। एक तरफ है कांग्रेस उम्मीदवार नवल किशोर, जिनकी अपनी जमीनी पहचान और स्थानीय मुद्दों की समझ है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा और केंद्रीय नेतृत्व का सहारा। लड़ाई इन्हीं 2 ताकतों के बीच है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इस सारी माथापच्ची का, इस सारे डेटा और विश्लेषण का नतीजा क्या है? जमीन पर उतारने के लिए एक्शन प्लान क्या है? रणनीति सिर्फ सोचने के लिए नहीं होती, बल्कि करने के लिए होती है।
ये दस्तावेज अगले 90 दिनों का एक पूरा खाका पेश करता है, एक ऐसा नक्शा जो जीत की मंजिल तक ले जाने के लिए बनाया गया है। इस योजना को एक सीढ़ी की तरह समझिए। पहला कदम है सर्वे और टीम बनाने का, फिर घर घर जाकर लोगों से मिलना, फिर मुद्दों पर छोटे छोटे कार्यक्रम करना, फिर बड़े नेताओं की रैलियां और आखिर में बूथ मैनेजमेंट और वोटिंग के दिन लोगों को घर से निकालकर बूथ तक लाना। हर कदम पूरी तरह सोचा समझा है। आज के जमाने में कोई भी चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता। ये एक हाइब्रिड जंग है। एक तरफ पारंपरिक तरीके हैं, रैलियां, बैठकें, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया है, वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप। सफलता उसी को मिलती है जो इन दोनों मैदानों में एक साथ महारत हासिल कर ले। और ये देखिए कि डिजिटल रणनीति कितनी गहरी है। ये सिर्फ फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर देना नहीं है। गढ़वाली बोली में वीडियो बनाना मतलब सीधा वोटर के दिल से जुड़ना। व्हाट्सएप पर एक जमीनी सेना बनाना, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को जमीनी स्तर पर संगठन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब व्हाट्सएप और डिजिटल मीडिया का इतना गहरा इस्तेमाल होता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लोगों की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही उन तक पहुंचना, ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं बल्कि भरोसा बनाने की पहली शर्त है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट से क्या सीखने को मिलता है? यही कि आज का चुनाव सिर्फ नारों और भाषणों का खेल नहीं है। ये एक विज्ञान बन चुका है जिसमें डेटा का विश्लेषण, जमीन पर लोगों से जुड़ाव और अनुशासन के साथ योजना को लागू करना, इन तीनों का संगम जरूरी है। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी रह जाता है। इतनी सटीक रणनीति और इतने सारे डेटा के इस दौर में अंतिम फैसला कौन करता है? कागज पर बनी हुई एक बेहतरीन रणनीति या फिर जमीन पर लोगों का मूड और उनकी भावना? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर चुनाव में खोजा जाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420411060 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।